आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नए सेशन के साथ जो आप लोगों का इम्तिहान है CTET के रिगार्डिंग। आप लोगों को हम क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं और जिसमें हम लोग सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो हमारी लैंग्वेज है उर्दू, चाहे आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट इंतखाब की हो या आपने लैंग्वेज 2, चाहे वो आपने पेपर फर्स्ट में की हो या आपने पेपर 2 में की हो, और उसमें जो है वो आप लोगों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पेडागोजी की, यानी कि एक तरीके से जो है वो तदरीस के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। और उसी तदरीस में जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, यानी कि ज़बान और बोली। ज़बान क्या होती है और बोली क्या होती है, उस पर हम लोग जो है वो रोशनी डालेंगे। हालांकि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ज़बान क्या है, और आज उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि ज़बान और बोली क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों एक ही चीज़ हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे को जो है वो कटाक्ष के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो आइए आज के सेशन में की शुरुआत करते हैं बोली और ज़बान के हवाले से। तो पहले हम लोग बात करेंगे ज़बान के हवाले से। ज़बान एक ऐसा निज़ाम है जिसमें सूती, सरफ़ी, नवी, मानवी और उसलूबी ज़ैली निज़ामों का एक मुनज़्ज़म सिलसिला होता है। यानी कि ज़बान से हम लोग कोई ऐसी बात कहते हैं क्योंकि ये एक व्यवस्था है, यानी कि एक ऐसा निज़ाम है, व्यवस्था को हम लोग निज़ाम कहते हैं, जिसमें हमें ध्वनियात्मक, रूपात्मक, वाक्यात्मक, अर्थगत यानी कि कोई कलमा या कोई जुमला जिसका मीनिंग होता है, शैलीगत यानी कि उसको बात कहने का तरीका, और प्रणाली का एक सुव्यवस्थित क्रम है, यानी कि एक अच्छा और ख़ूबसूरत ऑर्डर है, एक तरतीब है ज़बान की, जो हम लोग ज़बान के हवाले से बात करते हैं। अगर हम लोग इसे और आसान ज़बान में समझने की कोशिश करें, यानी कि ज़बान ऐसे निज़ामों का एक निज़ाम है और उनके इसके तमाम ज़ैली निज़ाम एक साथ मिलकर तरसील का फ़र्ज़ अदा करते हैं। यानी कि जो जितने भी इसके सलीके हैं या जितने भी इसके निज़ाम हैं, जितने भी इसके तरीके हैं, वो सारे एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि संप्रेषण का कार्य करते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसकी, ज़बान की, यानी कि भाषा की। ज़बान में तरतीब की 2 सतह होती हैं, यानी कि 2 उसके लेयर होते हैं। पहली जो लेयर होती है, या कह सकते हैं पहली जो सतह है, वो चंद इकाइयाँ जो कि हरूफ और उनके बनने वाले अल्फाज से होती है। यानी कि हरूफ हम लोग हरूफ तहजी जानते हैं, उर्दू में 36 है या 38 है, अलिफ बे पे ते टे से, ये क्या है, हमारे हरूफ तहजी हैं। और इसी को जो है वो हरूफ तहजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, वर्णमाला। हिंदी में जो है वो वर्णमाला के अक्षर की तादाद कितनी है, 52, और हरूफ तहजी मैंने आपको बताया 36 या 38। इसी में जो है वो हमारे एक और जुड़ जाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं हिकारी हरूफ, उनकी जो तादाद कितनी है, 14। इसी के बाद शमशी आ जाते हैं, और शमशी के साथ साथ जो है वो कमरी भी आ जाते हैं। तो ये भी क्या है, हमारे ज़बान के ही एक अहम हिस्से हैं। हरूफ शमसी भी 14 हैं और हरूफ कमरी भी जो है वो 14 हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी सतह उन इकाइयों के गोना गो तरतीब जिनमें जुमले और मज़ीद मराहले तय होते हैं। यहाँ पे जुमले की बात की गई है। जुमले में जैसे इस्म होता है, फ़ेल होता है, ज़मीर होता है, सिफत होता है, इनसे जो है हमें जुमलों के बारे में जो है पता चलता है। दूसरे स्तर उन इकाइयों की विभिन्न अवस्थाओं का होता है जिनमें वाक्य तथा आगे की भाषक संरचनाएं बनती है। जैसे कोई बात पास्ट में हुई, हम उसे प्रेजेंट में कह रहे हैं, और उसी के बियाफ पे हम लोग वो बात फ्यूचर में कहते हैं, तो वो हमारी जुमलों में जो इस्तेमाल ज़बान होती है उसी को जो है हम लोग दूसरी सतह की ज़बान मानते हैं। नए अल्फाज और मायने की तख्लीक पुराने सूती, सरफ़ी, नहवी और मानियात ख़ेज़ की बुनियाद पर होती है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, कोई बात हम लोग हाल में करते हैं तो उसका ताल्लुक़ माजी से होता है, और वो माजी से हम लोग सीखते किसके लिए हैं, मुस्तकबिल के लिए हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए हैं। तो यहीं पर बात की गई है कि नए शब्दों और अर्थों की रचना पुराने ध्वन्यात्मक, रूपात्मक, वाक्यात्मक और अर्थगत भंडार के आधार पर होती है। अगर हमने कोई गलती पुराने ज़माने में की हो तो हम उसे सुधार करके उसमें जो है वो एक नया ऐजाद करके जो है वो उसे हम लोग एक नई ज़बान में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसे हम लोग अपनी डिक्शनरी में जो है वो अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है बनाते हैं।
इसी की तारीफ़ प्रोफेसर एहतसाम हुसैन ने की है अपनी मशहूर किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। उसमें उन्होंने कहा है, ज़बान आवाज़ों के एक ऐसे मजमूए का नाम है जिसे इंसान अपना ख़याल दूसरे पर ज़ाहिर करने के लिए इरादतन निकालता है, और इन आवाज़ों के मायने मुअय्यन कर लिए गए हैं, यहाँ बताने की कि कहने और सुनने वाले के यहाँ एक लफ्ज़ से तकरीबन एक ही जज्बा पैदा हो। अल्फाज उन जहनी तस्वीरों की मलफूजी अलामतें हैं जिन्हें हम दूसरों के जहन तक पहुँचाना चाहिए। ये बात कही है किसने? प्रोफेसर एहतसाम हुसैन ने अपनी किताब हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। यानी कि ज़बान जो है वो अपने एहसासात, अपने ख़याल को जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान पर जो है वो बताने के लिए या ज़ाहिर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसी के बरअक्स जब हम लोग ज़बान के हवाले से बात करते हैं तो उसी का कहते हैं एक दूसरा पहलू होता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ज़बान होती है और एक बोली होती है। तो वहीं पर ज़बान की तारीफ़ हमने पढ़ी, अब हम लोग बात करते हैं बोली की। तो बोली के हवाले से प्रोफेसर नसीर अहमद ख़ान लिखते हैं, बोली ज़बान की एक ऐसी फितरी शक्ल है जो इलाकाई, लिसानी, समाजी, शख्सी और पेशावराना असरात का नतीजा होती है। इलाका यानी कि उसमें जो है वो जोग्राफ़ी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से बात होती है। लिसानी यानी कि लिंग्विस्टिक के हिसाब से होती है। समाजी यानी वो समाज के हिसाब से होती है। शख्सी यानी कि वो व्यक्तित्व होती है, यानी कि पर्सनल होती है। और पेशावर यानी कि वो प्रोफेशनल के तौर पर जो है वो आती है। तो उसी का नतीजा होता है बोली। जो तब्दीलियाँ इसमें पाई जाती हैं उनके सिलसिलों को साख्त के मुख्तलिफ़ सतहों पर ना सिर्फ महसूस किया जा सकता है बल्कि उनका तज्ज़िया भी मुमकिन होता है। ये बात प्रोफेसर नसीर अहमद ने अपनी मशहूर किताब उर्दू की बोलियाँ और खरखंदारी में जो है वो पेश किया है। इसके बाद इसकी बोली की कुछ खुसूसियत हैं वो हम लोग देखते हैं, एग्ज़ाम में आ जाता है। ज़बान के बाद बोली, बोली और डायलेक्ट, तीनों ज़बान में जो है वो ये लिखा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। बोली ज़बान की एक ज़ैली शक्ल है। ज़ैली का मतलब होता है उसी का हिस्सा है या उसके इलाकाई वर्जन होती है, बिल्कुल होती है। यानी कि ज़बान के बाद बोली का नंबर आता है, ऊपर ज़बान आती है और ज़बान से जो है वो क्या बनती है, बोली बनती है। बोली भाषा का एक उपरूप है, यानी कि छोटा रूप है। यह हम लोग कह सकते हैं उसका इलाकाई रूप है, यानी कि वो क्षेत्रीय रूप है। बोली आम तौर पर एक मखसूस इलाके या गिरोह की तरफ से बोली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम लोग बात करें गुजरात, तो गुजरात की जो बोली मानी जाती है वो गुजराती मानी जाती है। इसी के अलावा बिहार, तो हम लोग कहते हैं बिहार की भोजपुरी होती है। तो ये क्या है, हमारी सारी की सारी बोलियां हैं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बोली की बात करें तो हिंदुस्तान की बोली या ज़बान हमारी क्या आ जाती है, हिंदी आ जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर बात की गई है बोली जो है वो किसी एक मखसूस इलाके में बोली जाती है। जैसे हम लोग बात करें खड़ी बोली, खड़ी बोली जो है वो दिल्ली एनसीआर और वेस्टर्न यूपी में जो है बोली जाती है। तो ये जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान नहीं है बल्कि इलाकाई बोली है। ज़बान में बोली में ज़बान के अल्फाज, तलफ़ुज़ और बाज़ औक़ात कवाइद में फ़र्क होता है या फ़र्क हो सकता है। बिल्कुल, अल्फाज यानी कि शब्द, तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनंसिएशन और बाज़ औक़ात यानी कि अक्सर वक्तों में। तो देखते हैं, बोली में भाषा के शब्दों, उच्चारण और कभी कभी व्याकरण में भी अंतर हो सकता है। ये बात ज़बान और बोली में जो है वो एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे हम लोग देखते हैं उर्दू ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियाँ, जैसे कि लाहौर की उर्दू, कराची की उर्दू या पंजाबी ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियाँ। पंजाबी ज़बान की बोलियों की बात करें तो दो हमारे सामने निकल के आती हैं, एक लहिंदा और दूसरी जो है वो सिंधी। लेकिन ज़बान की बात करें तो हम लोग बोलते हैं क्या, पंजाबी। तो इस तरीके से क्या है, ज़बान से जो है वो क्या बनती हैं, बोलियाँ बनती हैं। अब ज़बान के साथ साथ जो हम लोग बात करते हैं बोली, और उसी बोली में जो है वो एक नया टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मदर टंग, यानी कि मादरी ज़बान उसे हम लोग कहते हैं। मादरी ज़बान का ताल्लुक़ जो है वो बच्चे की इब्तिदाई ज़बान और बोली से होता है। तो मादरी ज़बान से मुराद बच्चे के घर, कुनबे और आस पड़ोस में बोली जाने वाली ज़बान से किया जाता है। जो बच्चा पैदाइशी लेता है, अगर कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा होता है तो उसकी मदर लैंड जो होगा, यानी कि मदर लैंग्वेज जो होगी, मदर टंग जो होगी वो उसकी इंग्लिश होगी। कोई बच्चा फ्रांस में होगा तो उसके फ्रांसीसी, कोई बच्चा कश्मीर में पैदा होगा तो कश्मीरी, कोई बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होगा तो उसकी हिंदी, कोई बच्चा इलाकाई तौर पे देखा जाए गुजराती, बिहारी, राजस्थानी, तो वो उसकी मादरी टंग होती है जहाँ पर बच्चा जन्म लेता है।
यहाँ पे देख लीजिएगा, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो बच्चे के घर, परिवार और आस पड़ोस में बोली जाती है। अब वो जब बाय बर्थ होगा तो जाहिर सी बात है वो मदर टंग बोलेगा। ये वो ज़बान होती है जिसे बच्चे अपने गर्दोपेश से फितरी तौर पर हासिल करता है। फितरी तौर का मतलब होता है एकदम नेचुरल, जो समाज में या उसके घर में या उसके परिवार में बोली जाती है। यह वह भाषा होती है जिसे बच्चा अपने परिवेश से स्वाभाविक रूप से सीखता है, यानी कि उसे सीखने के लिए कोई कायदे, कोई कानून, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं होती। वो लोगों के साथ मिल जुलता है और उसी से जो वो सीखता है। स्कूली तालीम की शुरुआत से कबल ही बच्चा अपनी मादरी ज़बान की पेचीदगियों, बारीकियों और तश्कील को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और मुकम्मल लिसानी सलाहियत भी जो है वो रखता है। यानी कि आपने सुना होगा कि बच्चे का जो पहला मदरसा होता है वो उसकी माँ होती है, तो माँ से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसमें जो खसूसियत होती हैं उस पर नज़र षानी करता है और फिर उससे जो है वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के साथ साथ वो नई ज़बान या नए हर्फ जो है वो सीखने की जो है उसके अंदर सलाहियत पैदा होती रहती है। और कई बार तो बच्चे स्कूल आने से कबल ही एक से ज़्यादा ज़बान भी बोलने और समझने लग जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा घर परिवार में अलग अलग ज़बान के बोलने वाले लोग रहते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू। अगर अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो आपको अलग अलग ज़बान के लोग देखने को मिलते हैं। अगर कोई यूपी से है और उसकी जो है पोस्टिंग मान के चलिए तमिलनाडु में है, तो वहाँ पर अगर उसका परिवार होता है या वो शादी वहाँ कर लेता है, तो वहाँ पर जो है नए बच्चे को यूपी और तमिलनाडु की जो ज़बान जो है वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, चाहे वो बाप से आए चाहे वो माँ से आए। ज़बान बच्चे के लिए एक ज़ख़ीरा मालूमात का काम करती है। बिल्कुल, क्योंकि जब ज़बान हम लोग सीखते हैं, और ये एक कोट भी है कि जब हम लोग नई ज़बान सीखते हैं तो हम लोग जो है वो एक नई राष्ट्र के बारे में जो है वो जान लेते हैं। तो यहीं पर जो बात की गई है, भाषा बच्चे के लिए ज्ञान और सूचनाओं के भंडार का कार्य भी करती है, यानी कि उसके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो आने लगती है। अगर वहाँ पर लिखा हुआ हो किसी और ज़बान में और बच्चे को पता चल जाए तो वो समझ जाता है कि इस बोर्ड पर या इस नोटिस पर जो है वो क्या लिखा है। इस ज़बान के वसीले से बच्चे अपने घर और दिगेर अफराद के तजर्बात महफूज रखते हैं। बिल्कुल, अपने कोई डॉक्यूमेंट्स, अपनी कोई पुरानी चीज़ें, अपनी कोई संस्कृति, अपनी कोई वसीयत, उसको जो है बच्चे अपने अनुभव से क्या करते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। इस तरह उनकी फ़िक्री और शनाख्त का ज़बान से गहरा ताल्लुक़ हो जाता है, क्योंकि उनके जो विचार होते हैं और उनकी जो पहचान होती है वो उनके भाषा से क्या होती है, दिखती है। और वही दिखती इतनी है कि वो ज़बान और भाषा में क्या हो जाता है, या कह सकते हैं भाषा और पहचान में जो है वो एक गहरा संबंध जो है वो स्थापित हो जाता है। एक बच्चा एक से ज़्यादा मादरी ज़बानें भी हो सकती हैं। रीज़न मैंने आपको जो है वो ऊपर बताया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक बच्चे की एक से अधिक मातृभाषा भी हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि घर पर उसकी माँ कोई ज़बान बोलती हो लेकिन बाप कोई दूसरी ज़बान बोलता हो, और उसके आसपास कोई तीसरी ज़बान सुनने को भी मिलती है आस पड़ोस से। तो इसलिए जो है ये मैंने आपको बताया कि यूपी से है और शादी अगर तमिलनाडु में हो जाती है या किसी और स्टेट में हो जाती है तो हिंदी और तमिल जो है बच्चा आराम से बोल और सीख पाता है। आगे देखते हैं, माहिर नफ्सियात ज़रिए तालीम खुसूसन प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में ही होने की हिमायत करते हैं या करते हैं। प्राइमरी सतह कहते हैं जो हमारा बिल्कुल प्री नर्सरी का लेवल होता है, या हम लोग कह सकते हैं 5th क्लास तक भी जो है वो हमारा होता है, उसे हम लोग प्राइमरी लेवल कहते हैं। सीटेट में प्राइमरी 1st to 5th को जो है वो माना गया है, यानी कि क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को हम लोग प्राथमिक स्तर पर मानते हैं। और यहीं पर जो है वो थर्ड लैंग्वेज का जो है वो क्या आया है, कॉन्सेप्ट आया है NEP में, जिसमें मादरी ज़बान को जो है बच्चे को 1 से 5 तक जो है वो सिखाना क्या किया गया है, लाजमी किया गया है, क्योंकि बच्चा जो है वो मादरी ज़बान में जो है वो ज़्यादा सीखने के काबिल होता है। मादरी ज़बान को नज़रअंदाज करके तालीम में इसके ख़ात्मे की कोशिश बच्चे की शख्सियत में मुखालफत के मानिंद है। बिल्कुल है, अगर बच्चे को हम लोग उसकी मादरी ज़बान नहीं सिखाएंगे तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें जो है वो सरकार हस्तक्षेप करेगी, और जब हस्तक्षेप उसके अगेंस्ट होगा तो बच्चा जो है वो उसको पाने में या उसकी शिक्षा में जो है क्या होगी, उसकी अपेक्षा होगी, जिससे बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास जो है वो पूरी तरीके से उभर कर नहीं आएगा। यही वो सिला है, या कह सकते हैं यही वो वसीला है जिससे बच्चा अपने आप को बैरूनी दुनिया से मरबूत करता है और उसे फितरी तौर पर नशोनुमा के मौके
हासिल होते हैं। यानी कि जब बच्चा अपनी मादरी ज़बान में सीखता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो दुनिया से जो है वो अपनी एक पकड़ बनाता है और वो कनेक्ट होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल में तदरीस की ज़बान से कबल बच्चे को फ़ितरी लिसानी सलाहियत की शिनाख्त की जाए। यानी कि अदब की ज़बान पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को पहले उसे मादरी ज़बान में जो है वो सिखाया जाए, ताकि वो भाषिक क्षमता और उसकी जितने भी उसूल हैं, उसके जितने भी सिद्धांत हैं, उसको जो है वो समझ पाए और एक अच्छा जो है वो आमोदिश के तहत तदरीस में जो है वो अपना नाम मुकम्मल कर पाए। और इसीलिए ज़बान के नशो नुमा इसी की सलाहियत की बुनियाद पर हो और भाषा का विकास उसी क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए जो बच्चा अपनी मादरी ज़बान बोलता हो, और उसी के हिसाब से जो है वो उसके आसपास के लोग उसे मोटिवेट करें और वो जो है वो मादरी ज़बान के साथ साथ जो है वो नई ज़बान भी जो है वो सीखने के लिए क्या है तैयार रहे। और इसीलिए सरकार भी जो है वो उस पर वक्त ब वक्त जो है वो काम करती है। और इसी में एक कड़ी होती है हमारी RTE, यानी कि राइट टू एजुकेशन हम लोग इसे कहते हैं। ये जो है वो 1 अप्रैल 2010 में लागू हो। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2019 के अनुसार जहाँ संभव हो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। यानी कि मातृभाषा जो है वो मदर टंग है और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी लेवल। यहाँ पर लिखा भी है, आप लोगों को बताया भी है, मादरी ज़बान जो है वो में ही उसकी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो पूरी फुलफ़िल होनी चाहिए। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 350A बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करता है या शिक्षा प्राप्त करने के लिए बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, NEP 2020 वाज़ेह तौर पर कहती है कि इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में देनी चाहिए, क्योंकि यही ज़बान की फ़िक्री बुनियादी को मजबूती बनाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020। हालांकि जो NEP है वो सबसे पहले 1968 में आई और उसके बाद पहली बार जो है वो 1986 में लोगों के सामने आई, लेकिन अभी जो है ये 2020 में आई और इसी को हम लोग जो है वो कौमी तालीम पॉलिसी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। सबसे नुमाया और इनकलाबी शक मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान में इब्तिदाई तालीम पर जोर है। पॉलिसी के मुताबिक कम से कम 5वीं जमात तक और जहाँ मुमकिन हो 8वीं जमात तक तालीम मादरी ज़बान में देनी चाहिए। तालीमी नफ्सियात और जदीद तहकीकी मुतालात इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि बच्चे अपनी मादरी ज़बान में ज़्यादा बेहतर अंदाज में सीखता है, समझता है और तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करता है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में करोड़ों अफराद की मादरी ज़बान है। NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इस उसूल के तहत उर्दू को इब्तिदाई तालीम की ज़बान बनाने के वसी इम्कानात पैदा होते हैं। उर्दू ज़रिया तालीम न सिर्फ तालीमी फ़हम को बेहतर बनाता है बल्कि बच्चों को अपनी तहज़ीब, इक़्तिदार और सकाफ़ती शनाख्त से भी जोड़ता है। इस तरह उर्दू महज एक मज़मून नहीं बल्कि इल्म की तरसील का मौसिर वसीला बन सकती है। जैसे उर्दू के साथ एक तरीके का पार्शलिटी की जाती है, उसे एक सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की ज़बान मानी जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़बान उर्दू भी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या किसी और कम्युनिटी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हो। मादरी ज़बान जो है वो कभी भी रिलीजियस से जो है वो उसका ताल्लुक़ नहीं होता। मादरी ज़बान में तालीम का नफाज उर्दू के लिए एक तारीख़ी मौका है, जिसके ज़रिए उर्दू स्कूलों, मदरसों और सरकारी तालीम इदारों में मायारी उर्दू को जो है वो फ़रोग़ दिया जाता है। यानी कि उर्दू तालीम को जो है वो फ़रोग़ दिया जा सकता है। कौमी तालीम पॉलिसी 2020 को कसीर लिसानी तालीम यानी कि मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, यानी कि जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज होती है उसे हम लोग मल्टी लैंग्वेज कहते हैं, को तालीमी तरक्की का एक लाजिम जुज़ करार देती है। पॉलिसी इस तसव्वुर को फ़रोग़ देती है कि एक तालिब इल्म को बेवक्त एक से ज़्यादा ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल होनी चाहिए ताकि उसकी फ़िक्री वसीअत और समाजी हम आहंगी में इजाफ़ा हो। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा एक से ज़्यादा ज़बानों को जानेगा, लिटरेचर को पढ़ेगा, अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजी पढ़ेगा, अलग अलग लोगों के थॉट पढ़ेगा, तो उसे जो है वो एक मोटिव मिलेगा और वो उस मोटिव को जो है वो अलग अलग ज़बानों में सीखने और समझने की जो है वो कोशिश करेगा। यहाँ पे इसका हिंदी रूपांतरण है, आप लोग जो है वो इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ये मैंने आपको जो है वो ऊपर जो है वो सारा जो है वो क्लियर कर दिया है। ये था आज का हमारा सेशन CTET के रिगार्डिंग। इससे आगे जो है फिर हम लोग एक नए सेशन में मिलेंगे। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये उर्दू पेडागोजी की क्लास कैसी लग रही है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं 9045
220432। آج کے سیشن میں اتنا ہی، کل ملتے ہیں، شکریہ۔